गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिषेक और अपन पढ़ेंगे क्या, मैथमेटिक्स। ठीक है, और मैथमेटिक्स का अपना पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीजर्स होते क्या हैं, हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटीजर्स होते क्या हैं। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन से समझाते हैं आपको। ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, और नंबर लाइन कैसे होती है, यहाँ पे सेंटर में जीरो होता है। ठीक है, पॉजिटिव की साइड में चलेंगे तो 1 2 3 और ऐसे ही चलते चलते एंड में क्या आएगा, इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, इंफिनिटी मतलब कोई भी संख्या हो सकती है बड़ी से बड़ी। ठीक है, इस साइड में चलेंगे तो क्या आएगा, -1 -2 -3 और ऐसे भी इस साइड में माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स वो संख्याएं होंगी जो माइनस इंफिनिटी से लेके और प्लस इंफिनिटी तक जितनी भी कंप्लीट संख्याएं होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 799 899 2000 5000 10,000 15,000 10 लाख 15 लाख, कोई भी संख्याएं होंगी जो कंप्लीट होंगी, जो ना तो पॉइंट की फॉर्म में होंगी और ना फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगी। ठीक है, जो भी वैल्यूज होंगी, जो कंप्लीट वैल्यूज होंगी, जो कंप्लीट नंबर्स होंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। तो आप समझ गए इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, क्या होती हैं, इंटीजर्स होती हैं। ठीक है, नंबर लाइन में ये समझ लिया। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ ही लिया होगा कि ये जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इससे इधर जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और जीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए। अब देखो, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होता है वो क्या होता है, -1। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर होता है वो क्या होता है, -1। और लास्ट में इस साइड में जितना अपन बढ़ते जाएंगे उतनी ही इंटीजर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि -3 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो अपन क्या बताएंगे, -1 बड़ा है। ठीक है, मतलब इस साइड में चलते जाएंगे और वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये अपने को जरूर दिखेगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, लेकिन जो ये है ये बड़ा होगा, इस साइड में नंबर्स बड़े होते जाएंगे लेकिन उनके साथ जो नेगेटिव लगा हुआ है उसकी वजह से वो वैल्यू छोटी होती जाएंगी। फिर देखो इस साइड में, इस साइड में क्या है, 1 है, ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। इससे इस साइड में जितना बढ़ते जाएंगे उतनी वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी। पॉजिटिव इंटीजर्स का तो अपने को सबको पता है। ठीक है, कि आगे बढ़ते जाएंगे, 2 1 से बड़ा है, 3 2 से 1 से दोनों से बड़ा है, जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी बड़ी संख्याएं होती है। पॉजिटिव का अपने को पता है। नेगेटिव का ध्यान में रखना है कि जो इस साइड में जीरो के सबसे पास जो वैल्यू है, ठीक है, वो सबसे बड़ी होगी। इस साइड में जितना बढ़ते जाएंगे उतनी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है भाई, वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब देखो जीरो क्या है, जीरो सभी नेगेटिव इंटीजर से क्या है, जीरो इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और जीरो इज लेस देन, छोटा किन से है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई कि जीरो जो है वो सभी पॉजिटिव इंटीजर से तो छोटा होगा, सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। -1 है वो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होगा, +1 है वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ये चीजें यूज होंगी भाई, नेगेटिव की साइड में जितना चलते जाएंगे उतनी वैल्यूज छोटी होती जाएंगी और पॉजिटिव की साइड में जितना चलते जाएंगे उतनी वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी। ठीक है भाई, इंटीजर्स के बारे में इतना पता चल गया। अब इंटीजर्स का बेसिक इतना ही है, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे और वो अपने को क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। ठीक है, अब देखो आपकी जो पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर कौन सा है, 2।
ठीक है, किसमें? अब भाई यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमारे स्कूल में तो एनसीईआरटी की बुक ही नहीं बना रखी। भाई आप लोगों को एक बेसिक बात बता देता हूँ, आप चाहे अपनी 6th क्लास से लेके और बाद में जब तक आप जॉब नहीं लगो वहां तक की कंपटीशन एग्जाम में चले जाना, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसमें से आते हैं? एनसीईआरटी पे बेस्ड रहते हैं। क्वेश्चन की संख्याएं बदली जा सकती हैं लेकिन वो बेस्ड किन के ऊपर होंगे? एनसीईआरटी की जो बेसिक चीजें दे रखी हैं एनसीईआरटी में, जैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हीं पे बेस्ड वो होंगे। आपके स्कूल में कौन सी बुक लगा रखी है? हर स्कूल में अलग बुक लगा रखी है। अपन लगभग 3 स्टेट को कवर करके चलते हैं, हरियाणा, राजस्थान और सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, इन तीनों में ही एनसीईआरटी की बुक्स लगी हुई है। गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी की बुक लगा रखे हैं, आपके प्राइवेट स्कूल वाले कौन सी बुक लगाते हैं वो चीज मायने नहीं रखती है। गवर्नमेंट ने कुछ सोच के लगाई होंगी ना एनसीईआरटी की बुक, ताकि सबका सिलेबस सेम हो। ठीक है, लेकिन प्राइवेट वाले लगा देते हैं, किसी ने एलिमेंट की लगा रखी है, किसी ने प्रदीप की लगा रखी है, किसी ने साइंस के एसएम की बुक लगा रखे हैं, उनको भाई हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि हर स्कूल वाले ने अलग लगा रखी है। आपकी जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इस बुक से आएंगे। जिस दिन आपका बोर्ड का एग्जाम हो, अभी तो आप 7वीं क्लास में हो, 8वीं 9वीं 10वीं में जाओगे, अगर आप राजस्थान के हो तो आपके 8वीं क्लास में भी बोर्ड है। ठीक है, जिस दिन आप बोर्ड का एग्जाम दोगे उस दिन आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो किसमें से मिलेंगे? एनसीईआरटी की बुक में मिलेंगे। ठीक है भाई, अब देखो क्या है आगे अपन क्या पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक में आपका जो पेज नंबर 2 है उसके ऊपर पहली एक्सरसाइज है किसकी? ट्राई दीज। ठीक है, ट्राई दीज की जो पहली एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन देखो। अपने को क्या दे रखा है? एक नंबर लाइन दे रखी है, ये एक नंबर लाइन होगी। ठीक है, इस नंबर लाइन के ऊपर अपने को अल्फाबेट्स दे रखे हैं, कहां से कहां तक? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन और O। ये अपने को अल्फाबेट्स दे रखे हैं। ठीक है, और इनमें से अपने को क्या कर रखा है? 2 अल्फाबेट्स की वैल्यू दे रखी है, ये -2 दे रखा है और ये -3। एफ की वैल्यू -2 इंटीजर है और ई की वैल्यू -3। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोलता है कि अगर इन दो अल्फाबेट्स की वैल्यू -2 और -3 इंटीजर है तो ये कुछ जो इंटीजर्स हैं ना, कुछ जो ये है अल्फाबेट्स हैं, इनकी वैल्यू पूछ रहा है कि इनकी जगह पे कौन से जो है इंटीजर्स आएंगे। तो देखो सबसे पहले इसने क्या पूछा है? बी की वैल्यू बताओ, बी की जगह पे कौन सा इंटीजर आएगा। ठीक है, उसके बाद डी की पूछी है, एच की पूछी है। ठीक है, डी की पूछी है, एच की पूछी है। उसके बाद इसने किसकी पूछी है? जे की वैल्यू पूछी है, एन की वैल्यू पूछी है और ओ की वैल्यू कि इन अल्फाबेट्स की जगह पे कौन से इंटीजर्स आएंगे। तो अभी अभी अपन ने जस्ट क्या पढ़ा था? नंबर लाइन पढ़ी थी, और नंबर लाइन पे अपन ने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। एक नंबर लाइन पे मैंने इसीलिए आपको नंबर लाइन पे नोट करके दिखाया है। तो देखो ये 2 अल्फाबेट्स की वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, और अल्फाबेट्स के बीच में गैप कितना है? सिर्फ एक का गैप है भाई, ई के बाद डायरेक्ट एफ आ रहा है और दोनों की वैल्यूज भी लगातार दे रखी है, ई की -3 दे रखी है, इसकी -2। तो इसका मतलब नंबर लाइन पे अपने को किसी भी इंटीजर में गैप नहीं रखना है। जैसे ये अल्फाबेट्स की रेगुलर वैल्यू दे रखी है, अब मान लो ये -3 इसकी जगह यहाँ पे -4 दे देता, तो अपन क्या देखते? अल्फाबेट्स में भी 2 का गैप है भाई, डी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है। ठीक है, और इंटीजर्स में भी 2 का गैप है, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ऐसे करते हैं। लेकिन अपने को क्या कर रखा है? लगातार दे रखे हैं, ई की वैल्यू -3 और एफ की वैल्यू -2। तो अपन क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इनके इंडिकेशन को फिक्स करेंगे। इस साइड में जब अपन चलते हैं, पहले तो इस साइड में लिखो, देखो -3 है, -2 है, यहाँ पे क्या आएगा? -1, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये किस साइड में चल रहे हैं? नेगेटिव इंटीजर्स की साइड में।
तो वैल्यू नंबर्स की तो बढ़ती जाएगी लेकिन वैल्यू वैसे घटती जाएगी। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है भाई, डिनोट कर दिए इधर। अब इधर चलो, 0 से इधर क्या आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है भाई, डिनोट कर दिए। अब बताओ, क्या ये टफ क्वेश्चन है? अपने को जिन जिन की वैल्यू बतानी है उन उनकी अपन लिख देंगे। जैसे अपने को ई की एफ की दे रखी है ना, ई की -3 है, एफ की -2 है, वैसे इन सब की लिख दो। कैसे लिखेंगे? बी की वैल्यू क्या है -6, डी की वैल्यू क्या है -4, एच की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, उसके बाद लिखो आप किसकी, जे की वैल्यू क्या है 2, एम की वैल्यू क्या है 5 और ओ की वैल्यू क्या है 7। ये आपका क्वेश्चन था भाई, इतना ही करना था आपने। लेकिन अपने को ध्यान कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा इंटीजर दे रखा है। अब ये एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन है। कल को मान लो अगर आपके किसी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और इनकी ही वैल्यू पूछ ले कि इनकी वैल्यू बताओ क्या होगी, बी डी एच जे एम ओ, लेकिन आपको वैल्यूज कैसे दे रखी हो, वैल्यूज कैसे दे रखे हैं आपको, -2 तो एफ की वैल्यू दे दी, यहाँ पे दे दी -4। ठीक है, तो अपने को इसमें क्या देखना है कि अगर एफ की वैल्यू, ई और एफ लगातार है अल्फाबेट, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। गैप का मतलब मान लो डी की वैल्यू दे देता ये -6, ठीक है, और ई की वैल्यू नहीं देता और एफ की वैल्यू दे देता तो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, ये देखते हैं कि इनके बीच में तो 2 का गैप है, इनके बीच में 4 का गैप है, तो बीच में क्या था -4। मतलब हर एक अल्फाबेट के ऊपर एक वैल्यू नहीं बढ़ेगी, इंटीजर की कितनी वैल्यू बढ़ेगी 2। एफ का -2 है, ई का -4 है, डी का -6 है, यहाँ पे -8 दे दिया, यहाँ पे -10 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या होगा, -2 के बाद सीधा क्या आएगा, 2 का डिफरेंस है तो 0। आगे कैसे चलेंगे, 2 4 6 8 10 12 16 और 18। ठीक है, तो अपने को किन्हीं भी 2 के बीच में देते, अपने को ये देखना है अल्फाबेट में कितना डिफरेंस है, इंटीजर्स में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अब बी की वैल्यू बताओ आप क्या होगी, -8 ना, सॉरी, बी कौन सा है भाई, डी क्या है, ये है, डी की वैल्यू -10 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद डी की वैल्यू पूछी है, डी की वैल्यू कितनी आएगी -6। उसके बाद एच की वैल्यू कितनी आएगी 2, जे की वैल्यू कितनी आएगी 6, एम की वैल्यू कितनी आएगी 12 और ओ की कितनी आएगी 18, 12 और, ठीक है, तो आप समझ गए कि जो नंबर लाइन पे आपको अल्फाबेट्स दे रखे हैं उनके बीच में जितना गैप है, ठीक है, और नीचे जिस जिस अल्फाबेट की वैल्यू दे रखे, जैसे इसकी दे दी थी -2, इसकी दे दी -6, ठीक है, या फिर इन दोनों की दे दे, जैसे -2 -3 दे रखा था, ऐसे इसकी -2 दे दे, इसकी -4 दे दे, तो अपन क्या करेंगे फिर, गैप कितना रखेंगे 2 होगा। गैप वाली बात समझ में आ गई आपको, जितना गैप होगा उतने ही बढ़ते जाएंगे। ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है भाई, इसके बाद देखो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई लीजिए, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है भाई, देखो, अरेंज 7 -5 -4, ये आपके एनसीईआरटी बुक है भाई। Arrange 7 -5 4 0 and -4 in ascending order and then mark them on a number line to check your answer। ठीक है, इसने कौन कौन से अपने को इंटीजर्स दे दिए, 7 दे दिया, -5 दे दिया, 4 दे दिया, 0 दे दिया और -4 दे दिया। ये 5 इंटीजर्स अपने को दे दिए इसने। ठीक है, तो अपने को सबको पता है, इसने क्या बोला है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, बढ़ता हुआ। ठीक है,
असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, मतलब छोटी से बड़ी की तरफ बढ़ेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, बड़ी से छोटी की तरफ। अब आपको क्या करेंगे, कंपटीशन में देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, आगे की जो क्लासेज है उनमें कैसे क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी में से, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, यहाँ पे आपकी बुक में दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर, एग्जाम में आपको पूछ लेगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूछ रखा है असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, किसमें लिखना है अपने को, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है भाई, राइटिंग अच्छी नहीं है भाई मेरी, मैथमेटिक्स फॉलो की ऐसी होती है। ठीक है, अब देखो असेंडिंग ऑर्डर, मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी, क्या बताया था, जीरो जो होता है वो सभी नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है, बड़ा होता है, और जीरो सभी नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है, छोटा। तो मतलब जीरो से जो लेफ्ट साइड में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी छोटी होंगी, और लेफ्ट साइड की संख्याओं के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो -1 होता है, उससे आगे वैल्यूज घटती जाएंगी। तो अपने को घटी हुई मतलब छोटी संख्या सबसे पहले लिखनी है, तो मतलब नेगेटिव की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, नेगेटिव जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो ही सबसे छोटी संख्या होगी इनमें। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, -5 है। ठीक है, उससे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, ये छोटा होगा। उससे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, -4। फिर उससे बड़ा कौन सा है, बीच में क्या आ गया, 0। उससे बड़ा कौन सा है, पॉजिटिव साइड में चले जाओ, देखो 0 तक तो आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसी तरह से तो बढ़ेंगे ना। नंबर लाइन पे और अच्छी तरह से समझ लो आप, यहीं पे बना लेते हैं, आपने को चेक तो करना है नंबर लाइन पे बना के। ये हो गया 0। ठीक है, तो इस साइड में बढ़ेंगे तो क्या आएगा, ये -1 हो गया, -2 -3 -4 -5, ये -5 हो गया, -4 हो गया, ये 0 हो गया। पॉजिटिव साइड में बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 5 6 और ये 7 हो गया। ठीक है, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो जब ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स 0 से छोटे होंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटे होंगे होंगे, क्योंकि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से बड़े होते हैं, तो नेगेटिव वाले सारे पॉजिटिव वालों से भी छोटे होंगे। तो अब देखो असेंडिंग ऑर्डर मतलब अपने को इस क्रम में लिखना है, ये सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, फिर ये बड़ी, फिर आगे बड़ी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो अपन ने किस ऑर्डर में लिखा है, सबसे छोटी, ये निशान होता है छोटे का भाई, जिस साइड में पतली वाली चोंच होगी वो छोटी होगी, जिस साइड में ओपन माउथ होगा वो क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, इतना तो आपको 7th क्लास में होगा, पता ही होगा। तो देखो -5 आ गया, -4 आ गया, यहाँ पे अपन 0 तक पहुंच गए। उससे बड़ी क्या है, 4 है, और उससे बड़ा क्या है, 7। तो 7 सबसे बड़ा हो गया, 7 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 4, उससे छोटा 0, उससे छोटा -4, और उससे छोटा -5। ये कौन सा हो गया, ये हो गया भैया अपना असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये कौन सा हो गया अपना असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, अगर अपने को पूछे डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा, मतलब घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले लिखी जाएगी, तो सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, उसके बाद कौन सी आ जाएगी, 4, उसके बाद 0, उसके बाद -4, और उसके बाद -5। मतलब ये ही जो चीज है इसको उल्टा करके लिख दो, पहले इस साइड से लिखना शुरू किया था, फिर उस साइड से लिखना शुरू। तो 7 बड़ी, उससे छोटी, और उससे छोटा 0, उससे छोटी -4, उससे छोटा -5। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गए। जितनी नेगेटिव की बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होगी और सबसे पहले लिखी जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, ये था अपना ट्राई जीन्स का पेज नंबर 2 पे दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो भाई, ट्राई जीन्स की आपकी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो तो है आपकी पेज नंबर 3। ठीक है, ट्राई जीन्स की जो आपकी दूसरी एक्सरसाइज है वो तो पेज नंबर 3 पे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उनको क्या करना है, अपने को बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, देखो ऑन ए नंबर लाइन,
इसी पेज में पेज नंबर 2 पे भाई देखो, पहले आपकी जो एक्सरसाइज दे रखी है इसके नीचे 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, क्या बताना है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और उसके बाद करेक्ट दोज इफ विच आर रॉन्ग, मतलब जो गलत है उनको सही करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या बोल रहा है, जब दो पॉजिटिव इंटीजर, पहली स्टेटमेंट क्या है, जब दो पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर 4 मान लिया और एक मान लिया 7, ये दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। ये क्या बोल रहा है, जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ा जाएगा तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। मतलब 4 + 7 = 11। कोई भी एग्जांपल ले लो, 6 + 5 = 11, 7 + 9 = 16, 8 + 2 = 10। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लो, अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट हो गई। ये स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी कि जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो इसकी सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या दी है, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, एक नेगेटिव इंटीजर मान लिया अपन ने -4 और एक मान लिया -8, दो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, 0 से साइड वाले। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। ये क्या बोल रहा है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दो नेगेटिव इंटीजर्स को, तो इनका रिजल्ट एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। करके देखो भाई, -4 में ऐड किया कितना, -8, ये ऐड करना है दो पॉजिटिव इंटीजर। भाई पहला इंटीजर -4 है, उसको ऐड किया किसके अंदर, -8 के अंदर। ये एडिशन का निशान है भाई। ठीक है, और ये इंटीजर की वैल्यू दे रखी है माइनस। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -4, और माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो क्या आएगा, -8। अब माइनस का बोर्ड है, माइनस का 8 है। अगर दोनों के निशान सेम होते हैं, 6th क्लास में आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर दोनों के निशान सेम होते हैं, ठीक है, तो उनका निशान तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन वो संख्याएं ऐड हो जाएंगी। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। तो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर आया। इसने क्या बोला था, अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे, अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो क्या स्टेटमेंट सही है, क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। अब इसने अपने को क्या बोला है कि अगर स्टेटमेंट गलत है तो उसको सही करो। तो सही कैसे होगी, इसने क्या बोला था, व्हेन वी ऐड टू नेगेटिव इंटीजर्स वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसकी सही स्टेटमेंट क्या होगी, व्हेन वी ऐड टू नेगेटिव इंटीजर्स वी ऑलवेज गेट ए नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा। ये होगी इसकी राइट स्टेटमेंट। ठीक है, when we add two negative integers we always get a negative integer। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है इसमें, देखो, when a positive integer and a negative integer are added we always get a negative integer। जब हम कोई भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो we always get a negative integer। ये स्टेटमेंट इसमें दे रखी है, प्रूव करके देखते हैं। हमने दो लिए, एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव अपन ने 9 ले लिया और नेगेटिव अपन ने -5 ले लिया। ये दो इंटीजर्स लिए। ये क्या बोल रहा है, जब हम दो, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, एक नेगेटिव इंटीजर आता है। ठीक है भाई, तो ऐड करके देखो, 9 और प्लस ऐड किसको करना है, -5 को। इसका रिजल्ट क्या आया, 9 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का निशान आएगा और 5। कितना आ गया रिजल्ट, 4 आ गया। तो क्या ये एक नेगेटिव इंटीजर आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि
ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, नेगेटिव भी आ जाएगा। देखो मैं दिखाता हूं आपको, आप ए को मान लो -5 और बी को मान लो क्या 9, नहीं अपन क्या ले लो, नेगेटिव इंटीजर को बड़ा ले लो, ए को -9 मान लो और बी को क्या मान लो 5 मान लो, मतलब नेगेटिव वाला जो इंटीजर है उसको बड़ा ले लो, पॉजिटिव वाले को छोटा ले लो, ठीक है। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो -9 + 5 और रिजल्ट कितना आया -4 आया, तो ये क्या आ गया नेगेटिव इंटीजर। तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि जब हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर कब आएगा, जब हम दो इंटीजर्स ले रहे हैं उनमें अगर नेगेटिव इंटीजर बड़ा होगा तो ही नेगेटिव इंटीजर रिजल्ट में आएगा, वरना क्या आएगा पॉजिटिव। मतलब जो इंटीजर बड़ा होगा, जो इंटीजर इसमें 9 बड़ा था पॉजिटिव वाला, तो आंसर क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसमें 9 माइनस का मतलब नेगेटिव वाला इंटीजर बड़ा था, तो आंसर क्या है नेगेटिव। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई कि अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। ये स्टेटमेंट क्या होगी भाई, गलत हो गई। और गलत क्यों हो गई, क्योंकि इसके अंदर ये स्टेटमेंट हमेशा ठीक नहीं होगी, इसमें क्या होंगी कंडीशंस होंगी, और कंडीशंस क्या होंगी कि अगर पॉजिटिव इंटीजर, दो इंटीजर लिए हैं, एक ये लिया है एक ये लिया है, अगर तो हम दो दो इंटीजर्स लेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आंसर किस चीज पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है या नेगेटिव इंटीजर बड़ा है। अगर पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और अगर नेगेटिव इंटीजर बड़ा है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ गए, इसमें पॉजिटिव इंटीजर बड़ा था तो आंसर पॉजिटिव इंटीजर आया, इसमें नेगेटिव इंटीजर बड़ा था तो आंसर नेगेटिव इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। और इसको सही कैसे करेंगे कि जो रिजल्ट होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है या नेगेटिव बड़ा है, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन वी ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर और एंड ए नेगेटिव इंटीजर, हम जब दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटीजर रिजल्ट जो होगा we only get negative integer when the negative integer is bigger than positive integer, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट हमें नेगेटिव इंटीजर कब मिलेगा जब हमारा नेगेटिव इंटीजर बड़ा होगा, और पॉजिटिव इंटीजर कब मिलेगा आंसर में, जब हमारा पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। when we have a positive integer larger than a negative integer we always get a क्या positive integer in result, ठीक है। और when we take negative integer is larger than positive integer then we always get a negative integer in result, ठीक है, after addition। ये हो गए भाई तीन पार्ट इसके। इसके बाद देखो इसकी चौथी स्टेटमेंट। चौथी स्टेटमेंट क्या दे रखी है इसमें, additive inverse of a negative of an integer 8 is -8 and additive inverse of -8 is 8। additive inverse क्या होता है भाई, सबसे पहले बात ये चीज समझो। additive inverse, additive inverse क्या होता है, ठीक है। additive inverse क्या होता है, जब हम कोई भी संख्या लेते हैं, 8 ले लिया, 9 ले लिया, 11 ले लिया, 7 ले लिया, 6 ले लिया, -6 ले लिया, ये -11 ले लिया, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो इंटीजर हमें दे रखा है, ठीक है, उस इंटीजर के साथ जो भी निशान है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस हो, तो इस उस संख्या का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिर्फ उस संख्या का निशान बदल। 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये एक इंटीजर है, ठीक है, एक इंटीजर है और इंटीजर क्या है 8 है, तो 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -8। 9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -9।
-11 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस का 11। निशान बदल दो, जो दे रखा है उसका क्या करो, निशान बदल दो। ठीक है, 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7। और -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो जो भी संख्याएं अपने को दे रखी हैं उनका क्या करो, जब हम निशान बदल देंगे तो वो ही क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा उसका। ठीक है भाई, इतनी बात आ गई समझ में आप लोगों को? इससे आगे देखो, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी भाई, ये स्टेटमेंट ये अपना कौन सा पार्ट था? फोर्थ पार्ट था। और फोर्थ पार्ट में क्या देख रहा था, जब अगर ये क्या बोल रहा था, 8 का एडिटिव इनवर्स -8 हो और -8 का एडिटिव इनवर्स 8 हो। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? 8 का इनवर्स, 8 का एडिटिव इनवर्स -8 है, ठीक है, और -8 का एडिटिव इनवर्स 8 है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ये 8 दे रखा है, इसका एडिटिव इनवर्स -8 हो गया, और अगर -8 दिया होता तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता? 8। इसकी तरह -11 दे रखा होता था, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता? 11 हो जाता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट होगी। जो चौथे क्वेश्चन की जो चौथे पार्ट की स्टेटमेंट है वो क्या होगी? करेक्ट होगी। ठीक है भाई, इसके बाद देखो इसका पांचवा पार्ट। क्या दे रखा है पांचवा पार्ट? -10 + 3 = 10 - 3। माइनस क्या दे रखा है इसमें? -10 + 3 = क्या दे रखा है? 10 - 3। ये अपने को सीधा क्वेश्चन दे दिया, ये पूछ रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट जो दे रखी है इसमें, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करके देखेंगे। देखो, -10 हो गया +3 हो गया, तो इसका आंसर क्या है? दोनों के निशान अपोजिट है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 10 में से माइनस के 10 में से प्लस के 3 गए तो कितने बच गए? माइनस के 7 बच गए। सेम स्टार्ट का बात है भाई, बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे, निशान कौन सा लगेगा? जो बड़ी संख्या के साथ है। तो 10 में से 3 गए तो 7 बच गए, निशान कौन सा लगेगा? जो 10 के साथ है, जो बड़ी संख्या है। तो इधर -7 बच गया, और इधर क्या हो गया? 10 में से 3 गए तो कितने बच गए? 7। तो आप मेरे को ये बात बताओ बच्चों कि -7 में से -7 7 के बराबर होगा क्या? माइनस जो 7 है वो 7 के बराबर होता है? कभी नहीं होता है। 7 के बराबर तो सिर्फ 7 ही होगा, या फिर 7 के बराबर क्या होगा? ये दे दिया अपने को 4 + 3। ये स्टेटमेंट क्या होगी? सही होगी, क्योंकि 7 = क्या आ जाएगा? 7। रिजल्ट मतलब दोनों साइड में बराबर होना चाहिए, तभी संख्याएं क्या होंगी? बराबर होगी। तो ये स्टेटमेंट भाई क्या होगी? इसका रिजल्ट क्या आया? -7 = 7। ठीक है, और ये स्टेटमेंट क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई। ठीक है भाई, ये था अपना पांचवा पार्ट। इसके बाद देखो इससे नेक्स्ट पार्ट, इससे नेक्स्ट पार्ट क्या है? एक और ऐसा ही ऐसी स्टेटमेंट दे दी, साथ में क्या दे दी? 8 + -7, ये ब्रैकेट में दे रखा है, और इसमें से क्या घटा दिया? -4 घटा दिया, और इक्वल टू में क्या दे रखा है? क्या प्रूव करना है? 8 + 7 - 4। आगे स्टेटमेंट दे दी ये। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये बताना है मेरे को। तो बताओ भाई, इन निशानों को सोल्व कर लो और फिर इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। ये तो 8 हो गया, अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा, और माइनस का क्या हो गया? 7। ठीक है, इसके बाद माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस। ये आ गया प्लस का 4। इधर क्या है? 8 + 7 - 4। तो इनको भाई सोल्व करो, पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को जोड़ दो और उसमें से नेगेटिव वाली हटा दो। 8 पॉजिटिव का है, 4 पॉजिटिव का है, कितने हो गए? 8 और 4 12। ठीक है, और माइनस का क्या है? 7। ठीक है, 8 और 4 12, ये दोनों पॉजिटिव के इनमें से घटा क्या दिया? माइनस का 7। ठीक है, इधर देखो, ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, तो 8 और 7 कितने हो गए? 15, और घटाना कितना है? 4।
ठीक है, माइनस का कौन सा है 4। इसको सोल्व करो, सोल्व करें क्या आएगा, 12 में से 7 गए तो कितने बच गए, 5 बच गए, और इधर 15 में से 4 गए तो कितने बच गए, 11 बच गए। तो क्या 5 11 के बराबर होता है, बताओ, क्या 5 11 के बराबर होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, क्या होगी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो, ये साथ ही पार्ट थे भाई इसके। ठीक है, ये क्या थी, कुछ स्टेटमेंट्स थी जिनमें आपको क्या बताना था, ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है। ठीक है, सिर्फ ये बताना था ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये फॉर्मल सी चीजें, आप अगर 7th क्लास में हो गए तो आपको जोड़ना घटाना आता है। 6th क्लास में आपने ये भी पढ़ लिए कि भाई पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, बड़े कौन से होते हैं, छोटे कौन से होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको जो स्टार्टिंग का की जो बेसिक चीज थी वो सारी दोबारा समझाई है, और अपन हर चैप्टर में यही करेंगे। चाहे पिछले चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आया हो, कोई भी एक्सरसाइज आई हो, फिर भी अपन क्या करेंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे। आपको मैंने स्टार्टिंग में नंबर लाइन बनाई बताई, उस पे इंटीजर्स बताए, इंटीजर क्या होते हैं। जबकि आपको अगर मैं ये बोलता कि भाई पिछले क्लास में आपने इंटीजर्स तो पढ़े ही होंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला, मैंने आपको इंटीजर्स दोबारा बताया कि इंटीजर्स होते क्या हैं। ठीक है, ऐसे ही चाहे पिछली क्लास में कुछ भी आया हो, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन हर चीज स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और उसके सारे एग्जांपल्स और सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो, अगर मैं चाहता तो ये जो आपके पेज नंबर 2 पे दे रखी है, ट्राई दीज की एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दे रखे थे नंबर लाइन वाले, जिसमें आपको ई की और एफ की वैल्यू दे रखी थी, उसके नीचे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। सिर्फ वो 2 क्वेश्चन करवाता और डायरेक्ट क्या करता, पेज नंबर 3 पे आपकी जो ट्राई दीज की दूसरी एक्सरसाइज दे रखी है उसकी क्वेश्चन सोल्व करवा देता। लेकिन नहीं, पहले मैंने आपको पहली जो ट्राई दीज की एक्सरसाइज थी उससे पहले मैंने आपको बेसिक बताया, उसकी क्वेश्चन किस चीज पे सोल्व होंगे, नंबर लाइन पे। ठीक है, पहले आपको मैंने नंबर लाइन बताई, इंटीजर्स बताए, नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, बड़े कौन से होते हैं, छोटे कौन से होते हैं, सारी चीजें बताई। उसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको क्या बताया, 2 क्वेश्चन करवाए ट्राई इसकी पहली एक्सरसाइज जो पेज नंबर 2 पे है। उसके बाद मैंने आपको पेज नंबर 3 वाली एक्सरसाइज करवाने के लिए ट्राई की क्या किया है, उससे पहले जो बेसिक्स दे रखे हैं वो समझाए कि अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर को जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, दोनों अगर नेगेटिव इंटीजर को जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है भाई, एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद संख्याओं को जोड़ के कि भाई राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होगी या नहीं होगी, तो स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो इसी के बेस्ड आपकी जो ट्राइड की दूसरी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से आपकी बुक में जितने भी चैप्टर हैं, 14 है या 15 चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर्स के एक एक एग्जाम्पल आपके 7th 8th क्लास तक भाई जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइड की एक्सरसाइज लिख रखी है। आगे की क्लासेस में जब आप जाओगे तो इन्हीं ट्राइड की जो एक्सरसाइज लिख रखी है इनको क्या बोल देते हैं, एग्जाम्पल्स बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, ट्राइड का नाम दे रखा है इनको। तो अपन सभी पूरी बुक के पहले अपन बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद उनके ट्राइड की एक्सरसाइजेस करेंगे जितने भी दे रखे हैं, उसके बाद अपन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करेंगे। पूरी बुक का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके बोर्ड पे होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्लास में, तो आपकी वीडियो के साथ में कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप कमेंट करो सर मुझे इस एक्सरसाइज में से पेज नंबर इतना, अगर ट्राई दीज की है तो आपको क्या बोलना है, पेज नंबर इतने पे ट्राई दीज की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर इतना मेरे को नहीं आया। ठीक है, एक्सरसाइज का है तो सीधा आप एक्सरसाइज लिखो भाई 1.1 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया सर, 5 नहीं आया, उसमें लिख के भेज दो। नेक्स्ट डे आपकी जो क्लास होगी उसमें सबसे पहले आपको क्या करवाया जाएगा, आपको पहले प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएंगी जो आपके पिछली क्लास की हैं, और उसके बाद आगे का सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, फीस आपकी बहुत ही कम है भाई, बहुत कम फीस है, पूरे साल की फीस है। पूरे साल की फीस आप ये लगा लो, अगर आप 7th क्लास में हो तो आपकी पूरे साल की फीस मात्र कितनी है, 699। मतलब 7th क्लास के फीस सिर्फ 700 रुपए एक सब्जेक्ट की।
700 रुपए में इंग्लिश, 700 रुपए में मैथ और 700 रुपए में साइंस। मतलब पूरे साल आपको 2100 रुपए में हम पूरे साल तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये लगा दो आप कि 700 रुपए में आपके क्या पड़ जाएगा, एक महीने कितने रुपए पड़ेंगे भाई। अगर हम मान लो आप कि आपको 9 महीने में पढ़ाते हैं, ठीक है भाई, कितने महीने पढ़ाते हैं, 9 महीने में पढ़ाते हैं, तो 9 दूनी 18, आपको लगभग 230 रुपए के लगभग एक महीने की फीस देनी है। और इस 230 रुपए में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और कहाँ पे पढ़ाएंगे, आपके घर पे बैठ के। कितनी बार पढ़ सकते हो आप, कितनी भी बार रिवीजन कर सकते हो एग्जाम पर। आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेज हमेशा होंगी, उनको आप जितनी बार चाहे। आपके क्लास में टीचर्स जो सी भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं ना, अभी तो देखो आपका सिलेबस हो सकता है थोड़ा आगे चल रहा हो, ठीक है, सरकारी स्कूलों का तो अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले पहले क्लास लगा देते हैं, तो उनका सिलेबस हो सकता है थोड़ा आगे चल रहा हो। लेकिन मान लो हम पीछे पीछे सिलेबस करवा रहे हैं, आप आगे आगे कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी स्कूल का रिवीजन स्टार्ट होगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब आपका सिलेबस खत्म करवा देंगे और आपका रिवीजन शुरू कराएंगे, तो आपके पास ये रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे। उस टाइम पे स्कूल वाले आपको पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ ये बोलेंगे कल भाई एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का क्या करके लाना है, रिवीजन करके लाना है और उसका टेस्ट होगा। तो उस टाइम पे आपके ये जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेज है ना, ये काम आएंगी। सिर्फ क्लास चलाओ, ईयरफोन लगाओ, पूरी क्लास को 1 गुना 1.25 गुना स्पीड करके वीडियो की, और पूरी क्लास को देख लो, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और जाके अगले दिन झट से क्या कर दो, टेस्ट दे दो। ठीक है, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। साल में 2 बार 3 बार स्कूल वाले रिवाइज करवाएंगे, एक बार सिलेबस करवाएंगे, 2 बार रिवीजन करवाएंगे, 3 बार हो गया। हम यहाँ पे एक बार सिलेबस करवाएंगे, 2 बार रिवीजन कराएंगे। आपको होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पूरे साल में 3 बार सिर्फ इन क्लासेज को देख देख में लेते हो, बार बार रिवीजन कर लेते हो ईयरफोन लगा के, तो भी आपके पूरे हर एक क्वेश्चन जो बुक का है वो क्लियर हो जाएगा। 3 बार आप स्कूल में पढ़ोगे, 3 बार यहाँ पे पढ़ोगे। किसी भी चीज में अगर 6 बार से कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, उसमें अगर आप 6 बार निकल जाओगे, तो ये हो ही नहीं सकता, चाहे कितना ही डबल से डबल बच्चा हो, ये हो ही नहीं सकता कि उसको क्वेश्चन ना आए। ठीक है, और यहाँ पे हम स्कूल वालों की तरह नहीं करेंगे। स्कूल वाले तो कई बार क्या करते हैं, ऑफलाइन ट्यूशन वाले स्कूल वाले क्या करते हैं, ट्राई दीज के 2 क्वेश्चन समझा दिए, ठीक है, ट्राई दीज के क्या कर दिए, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन समझा दिए, एग्जाम्पल समझा दिए, थोड़ा सा बेसिक बता दिया, फिर क्या बोले भाई कल आप क्या करना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकाल के देख के लाना, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो पूछ लेना। अब जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको झिझक नहीं होती है, वो तो क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं, ठीक है, निकाल के देखते हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता, झट से जाके पूछ लेते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि जो झिझकते हैं, जो प्रॉब्लम नहीं पूछ पाते, उनके लिए हम ये सॉल्यूशन दें। यहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा आप कहाँ के हो, कौन हो, आप सीधा कमेंट करो ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। पहली बात तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि हम ये नहीं करेंगे कि 3 एग्जाम्पल करवा दिए फिर बोले एक्सरसाइज करना हो। हम जब आपको एक एक क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर करवाएंगे, एक एक टॉपिक बोर्ड के ऊपर करवाएंगे, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप सीधा वीडियो पे जाओ, रिकॉर्डेड वीडियो पे उस क्वेश्चन को निकालो और उसको 2 बार 3 बार 4 बार समझने की कोशिश करो। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से हर क्वेश्चन होगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको जितना इजी हो सके उतना इजी तरीके से पढ़ें। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा, अब ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, अगर ये आपको पहली बार में जब आप पढ़ते हो समझ में नहीं आते, तो इसी क्वेश्चन को आप 4 बार रिपीट कर करके देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सर ने क्या बताया, ये माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया, ये प्लस माइनस माइनस कैसे हो गया। ठीक है, और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करो कि सर पेज नंबर इतने पे इस एक्सरसाइज में मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, आपके स्कूल में हो सकता है दूसरी बुक भी लगा रखी हो, वो क्यों लगा रखी है, आपको क्यों पढ़ाते हैं वो, उसका एक रीजन है, और वो रीजन मैं आपको ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन आप इतना समझ लो कि आप एक तो एनसीईआरटी की बुक लाओ, एक आपके स्कूल में अगर कोई और एलिमेंट की या कोई और बुक लगा रखी है वो लेके आओ। ठीक है, और उन दोनों के क्या करो आप,
प्रिंट रेट्स देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको जो स्कूल वाले होते हैं या जो भी आपकी संस्था है वो आपको अदर पब्लिकेशन क्यों है। जब गवर्नमेंट ने एक बुक लगा दी और गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भाई आपका पेपर इस बुक में से आएगा, ठीक है। अभी तो देखो 7th क्लास है, 7th क्लास का क्या करेंगे, स्कूल वाले पेपर बनाएंगे और स्कूल वाले टेस्ट लेंगे। तो हो सकता है वो आपको जो बुक पढ़ा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन दे दें, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी बुक का बेसिक कर लिया तो उस बुक के क्वेश्चन भी आपके नहीं अटकेंगे, ठीक है। लेकिन कल आपको ये नुकसानदेह होगा कि जब आप बोर्ड की क्लास में हो जाओगे 10th में या 12th में, तब स्कूल वाले पेपर नहीं बनाएंगे, तब पेपर बन के आएगा कहाँ से, बोर्ड से। और बोर्ड पेपर किस में से बनाएगा, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें से, क्योंकि उन्होंने सरकार ने क्या कर रखा है, वो सिलेबस लागू कर रखा है। आप तो यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो पहले तो स्कूल में दूसरी बुक्स में से पढ़ते हैं, चाहे वो कितने इंटेलिजेंट हो, ठीक है। लेकिन लास्ट में जब वो कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तब वो क्या करते हैं, भागे भागे जाते हैं या तो दुकानों पे या सरकारी स्कूलों में या लाइब्रेरीज में, और वहां से क्या करते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वो लेके आते हैं और फिर उसमें से अपने बेसिक्स क्लियर करके और तब वो कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो छोड़ो, आपके स्कूल में कौन सी लगा रखी है, कुछ भी नहीं लगता। आप क्या करो, अगर नहीं भी है आपके स्कूल में लगा रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रखी है तो सिर्फ 70-75 रुपए की बुक है एक, 70-75 रुपए की साइंस की बुक आएगी, 70-75 की मैथ की आएगी और 70-75 50-60 रुपए की इंग्लिश की आएगी। 100-200 रुपए का खर्चा है, आप एनसीईआरटी बुक लिया उसमें से पढ़ो, आपको एलिमेंट्स वगैरह जो भी अदर बुक होंगे उनसे दिए क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। और उनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप उन बुक्स में से निकाल रहे हो, आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, तो आप क्या काम करो, संडे के दिन जो बिल्कुल लास्ट लेक्चर हो रखा हो, ठीक है, जैसे आपका लेक्चर चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है, लेक्चर 6 हो गया, आपको करवा रहे हैं हम, लेक्चर 6 हो गया, और 6th लेक्चर जो बिल्कुल लास्ट में लेक्चर हुआ है ना, जो शनिवार को हुआ है, उसका जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर आप आपकी जो बुक है उसका नाम लिख दो और उसका क्वेश्चन नंबर इतना, एक्सरसाइज नंबर इतने में है, वो लिख के भेज दो। लेकिन ये काम कब करना है, आपको संडे को करना है, वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व करवा दी जाएगी, ठीक है भाई। घर पे बैठ के पढ़ो, कहीं जाने की जरूरत है ना, गर्मी में ना सर्दी में, ठीक है, जितनी बार चाहो उतनी बार रिवीजन कर सकते हो, प्रॉब्लम आपकी हर एक सुनी जाएगी और यहाँ पे बोर्ड पे सोल्व करवाई जाएगी, ठीक है। फीस बहुत ही कम है, अपने साथियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों का। देखो भाई, अगर स्टूडेंट बढ़ेंगे तो हमारी भी जिज्ञासा बढ़ेगी कि भाई हमें इतने स्टूडेंट को बढ़ा रहे हैं, हमारा भी मन करेगा और अच्छी तरह से और खोज खोज के लाएंगे कि इसको और इसी तरीके से क्वेश्चन को कैसे समझा जाए, ठीक है भाई। तो और अगली साल जब आप अगली क्लास में होगे, आपके पास 7th में और अगली क्लास में होगे, तो अगर हमारे पास अच्छे खासे स्टूडेंट जुड़ते हैं तो अब की बारी फीस कम है, अगली बार और आपकी फीस कम कर देंगे, ठीक है भाई। और इस साल जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको अगली साल 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है भाई। इसलिए जल्दी से जल्दी क्लासेस खरीदो, टाइम पहले बहुत जा चुका है, जुलाई जो है वो लगभग जा चुकी है भाई, सॉरी जुलाई बोल दिया मैंने, जुलाई जो है वो लगभग जा चुकी है, अगस्त का महीना आने वाला है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, आपके एग्जाम होंगे फरवरी या मार्च में, ठीक है। आपको क्या करना है, अपन अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर तक हम सिलेबस को खत्म कर देंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे बोर्ड पे करेंगे, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे, स्कूल में भी आपका रिवीजन स्टार्ट होगा, यहाँ पे भी आप का रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। दूसरी क्लास में हम क्या करेंगे, आपकी जो ट्राई की दूसरी एक्सरसाइज है ये, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। गुड बाय।